हेलो दोस्तों। दोस्तों जीएस पेपर 2 का ये 10वां वीडियो है और इसमें 2-3 टॉपिक आज पढ़ेंगे। एक्चुअली थोड़ी तबीयत सही नहीं है, फिर भी कर लेते हैं। बाकी इसके बाद 2-3 टॉपिक और बचे हैं, वो कल जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन क्वेश्चन आया था 2022 में उसी के रिगार्डिंग है ये। तो भूमिका क्या है, भारत एक गणराज्य है जिसके प्रमुख का प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होता है, जो कि हमारे जो हेड है उसका 5 वर्ष में चुनाव होता है। प्रावधान किस में दे रखे हैं, आर्टिकल 54 और 55 में दे रखे हैं। प्रक्रिया में क्या, आर्टिकल 54 कहता है चुनाव के लिए प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा। निर्वाचक मंडल किससे बना होगा, लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनसे, प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली से निर्वाचित सदस्य हैं उनसे, दिल्ली, पुडुचेरी और जे.एंड.के यहाँ की जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य, यानी यूटी के जो जिन यूटीज़ में विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य, ठीक। 50 इसमें प्रस्तावक होंगे, 50 ही लोगों द्वारा इसमें समर्थित किया गया हो, है ना। तो वो उम्मीदवार बनता है। आर्टिकल 55 में क्या दे रखा है, चुनाव प्रेसिडेंट की चुनाव की प्रणाली। इसके लिए दो प्रणाली यूज़ की जाती है, एक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और दूसरी अनुपातिक प्रतिनिधित्व, है ना, प्रणाली। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है, इसमें प्रत्येक जो मतदाता है तो अपने उम्मीदवार होता है ना उसके सामने अपनी वरीयता को अंकित करता है। जैसे मान लीजिए मतपत्र है, इसमें कोई कैंडिडेट एक है, ये दो है, दूसरा कैंडिडेट, तीसरा कैंडिडेट, ऐसे, है ना। तो इसको मान ले वो दो देगा, इसको ये पहला देगा, इसकी दूसरी प्रेफरेंस देगा, ऐसे इस तरह से अपनी वरीयता उसमें अंकित की जाती है, ठीक है। दूसरा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये क्या है, एक प्रकार का सिद्धांत है जो संघ और राज्य के बीच में जो समानता बनाने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। कैसे समानता बनाई जाती है, इसमें सांसदों और विधायकों के मत मूल्य का गणना की जाती है। उसके लिए 2 सूत्र दिए हैं। इसमें पहला विधायकों के मत मूल्य निकाला जाता है, राज्य की कुल जनसंख्या बटे लेजिस्लेटिव असेंबली में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणा 1/1000, ठीक। ये हो गया एक विधायक का मतमूल्य। अब एक सांसद का मतमूल्य कैसे निकालते हैं, तो जितने भी राज्यों के विधायक हैं ना, चुने हुए विधायक, उनका मतमूल्य बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। इससे क्या निकल के आता है, एक सांसद का मतमूल्य आता है, ठीक। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत चाहिए, 50% प्लस 1 उसके निर्वाचन के लिए, ठीक। हाल ही में अभी 16वें चुनाव हुए हैं और 15वीं हमारी प्रेसिडेंट माननीय द्रौपदी मुर्मू जी चुनी गई हैं, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया हो गई। अगला एक डिबेट है कि क्या भारत का राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है या नहीं, ठीक है। तो ये डिबेट कहाँ से प्रारंभ हुई, तो 1960 के दशक में एक विधिवेत्ता थे, इनका नाम था सर एलन ग्लैडहिल। इन्होंने कहा था कि भारत के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रावधान दे रखे हैं जो कहीं ना कहीं जो प्रेसिडेंट है उसको क्या एक तानाशाह बना सकते हैं। तो उन्होंने बताया क्या आधार है इस बात का, क्या क्या कौन कौन से प्रावधान है। तो पहले तो उन्होंने कहा कि विधेयकों की स्वीकृति को लेकर, कोई विधेयक है उसको स्वीकृति प्रेसिडेंट ही देता है। दूसरा, अगर लोकसभा में स्पष्ट बहुमत किसी को प्राप्त नहीं है तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति को लेके। तीसरा, उसकी वीटो की पावर। तो ये 3 उन्होंने ऐसी चीज़ें बताई कि इसके आधार पर बताया कि शायद भारत का प्रेसिडेंट ताना बन सकता है। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है, जो है ना, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 74 में सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जो प्रेसिडेंट मिनिस्टर जो मंत्रिपरिषद है उसकी एड एंड एडवाइस पर अपना कार्य करेगा, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन में ये ऐड कर दिया है कि हाँ, प्रेसिडेंट पुनर्विचार के लिए किसी विधेयक को लौटा सकता है, लेकिन अगर पुनर्विचार के बाद वो वापस उसके पास जाता है तो उसको कंसेंट अपनी देनी ही पड़ेगी। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट वगैरह इन सब ने भी काफ़ी अपने उसमें कहा है कि कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही प्रेसिडेंट अपना कार्य करेगा। दूसरा, आर्टिकल 61। अच्छा, कल या परसों 8वें वीडियो में क्या हुआ था, वो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया मैंने आर्टिकल 61 बता दिया था, जबकि आर्टिकल 67 है, उसको करेक्शन कर लीजिएगा। आर्टिकल 61 के माध्यम से इस पर महाभियोग चलाया जा सकता है प्रेसिडेंट पे, जो कि विधायिका पर निर्भर है, ठीक है। तीसरा प्रोविज़न है आर्टिकल 110, जो तुम्हारे वित्त की जो बताता है बजट, है ना, जो भी सरकार के खर्च के लिए पैसा चाहिए होता है वो किस पे, उस पर वास्तविक नियंत्रण किसका है, लोकसभा का।
यानी कि सीधे सीधे सरकार का है, इस पर प्रेसिडेंट का कोई ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। तो वित्त संबंधी विधेयक जो वित्त पर भी प्रेसिडेंट का कंट्रोल नहीं है। अगला, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी जजमेंट्स दी हैं जिसमें बताया है कि प्रेसिडेंट कैसे काम करेगा। प्रेसिडेंट चाहे वो राम जवाया कपूर बाद 1956 में आए थे, शमशेर सिंह बाद 1976 में आए थे। इसमें प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत के जो प्रेसिडेंट है मंत्रिपरिषद की एड एंड एडवाइस पर ही कार्य करेगा, ठीक है। और साथ ही ये भी बताया प्रेसिडेंट की जो स्थिति है ब्रिटेन के राजा जैसी है। तो इन प्रावधानों के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि भारत का प्रेसिडेंट कभी भी तानाशाह नहीं बन सकता। लेकिन यह भी स्पष्ट है, यह भी सत्य है कि जो भारत का प्रेसिडेंट है एक रबर स्टैम्प भी नहीं है, वो अपनी विवेकाधीन जो शक्तियां हैं उनका यूज़ कर सकता है, ठीक है। इसलिए द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा भी है भारत के राष्ट्रपति का पद जो है ना विविधता का प्रतीक है, ना कि तानाशाही का, ठीक। अगला नेक्स्ट टॉपिक है न्यायिक सक्रियता। तो न्यायिक सक्रियतावाद क्या होता है, उत्पत्ति का विकास कैसा है, इसका उदाहरण देख लेंगे, कुछ लाभ इसके क्या, आलोचना क्या, और इसका वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। तो न्याय सक्रियता क्या होती है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा तथा समाज में न्याय की बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका द्वारा निभाई जाने वाली नवीन और सक्रिय भूमिका है ना। तो न्यायपालिका क्या करती है, आगे बढ़कर, है ना, आगे बढ़कर क्या करती है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है और समाज में न्याय की स्थापना करती है। यानी कुल मिलाकर न्याय सक्रियता क्या है, कंप्लीट जस्टिस इस्टेब्लिशमेंट, कंप्लीट जस्ट के लिए न्यायपालिका किसी भी हद तक जा सकती है। ये आर्टिकल 142 में भी दे रखा है कि न्यायपालिका अपने न्याय की स्थापना के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, ठीक है। तो वहीं से इसको एक प्रकार से उत्पत्ति मिल जाती है। देखा जाए तो पहली बार शब्द का प्रयोग आर्थर स्लेंगसिंगर, ये यूएसए के हैं, इन्होंने अपने कोई लेख था न्यायिक दर्शन जुडिशियल फिलोसफी, उसमें इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। भारत में 1970 के 70-80 के दशक में ये अवधारणा आई। इस अवधारणा का जो पहली बार प्रयोग किया जस्टिस PN भगवती, जस्टिस कृष्ण अय्यर इत्यादि ने इसका अवधारणा का प्रयोग किया। उदाहरण कई देख लेते हैं इसमें। केशवानंद भारती का वाद हो जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी, वो एक न्यायिक सक्रियता का उदाहरण था। मेनका गांधी वाद में जिसमें आर्टिकल 21 को क्या नाम उसका काफ़ी विस्तार दिया गया। विशाखा गाइडलाइंस जो आई थी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए, ये भी एक प्रकार से न्यायिक सक्रियतावाद, जो जुडिशरी की न्यायिक सक्रियता है उसको दिखाती है। 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन को रद्द करना, साथ ही शराबबंदी जो लगाई थी ना राष्ट्रीय राजमार्ग से 500 मीटर की दूरी पर, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार से न्यायिक सक्रियता का एग्जाम्पल है। लाभ इसके क्या है, संवैधानिक नैतिकता की स्थापना होती है, जैसे कि आर्टिकल 377 को नैतिकता के विरुद्ध घोषित कर दिया। पूर्ण न्याय की स्थापना होती है, भोपाल गैस के पीड़ितों को जैसे मुआवजा मिला, ठीक है। मूल अधिकारों का रक्षण होता है, जैसे सबरीमाला मंदिर में प्रवेश के लिए महिलाओं को प्रवेश दिया गया, जबकि कार्यपालिका ने अपने हाथ खड़ी कर ली थी। ये काम कार्यपालिका का था कि समाज में समानता स्थापित करने के लिए उसको प्रयास करना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपना, उनके अंदर इतनी विल पावर नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़कर सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश सुनिश्चित किया। विधि के शासन की स्थापना, जबकि कार्यपालिका कई बार ऐसा करने में असफल रह चुकी है, ठीक है। न्याय व्यवस्था में जन विश्वास, पीपल सर्वे ऑफ इंडिया का एक सर्वे कराया गया था। इन लोगों ने बताया कि जो लोग हैं ना 80% लोग उनके सर्वे में ऐसे थे जो कार्यपालिका की तुलना में न्यायपालिका पर ज़्यादा विश्वास करते थे। तो न्यायिक सक्रियतावाद जैसे स्टेप जो होंगे एक न्याय व्यवस्था में जनता के विश्वास को बढ़ाएंगे। निर्णय सरकारों के लिए आधार प्रदान करती, जैसे विशाखा गाइडलाइन सरकार ने जारी करी, तो ऐसे कोर्ट ऐसे गाइडलाइंस जारी करती है, उसके आधार पर जो सरकारें हैं वो कानून भी बनाती हैं, ठीक है। तो ये इसके लाभ हुए। आलोचना किस बात की जाती है, ये न्यायिक सक्रियतावाद नहीं बल्कि न्यायिक अति सक्रियतावाद या न्यायिक अतिक्रमण है। खास किसके क्षेत्र में अतिक्रमण, कार्यपालिका के, जो विधायिका के, जो कानून बनाती है, ठीक है। जैसे सिनेमा घरों में राष्ट्रगान पर अनिवार्य रूप से खड़े होना, इनका एक जो है ना जुडिशियल ओवर रीच, इसका एक एग्जाम्पल है ना। सुमोटो केस, स्वतः संज्ञान से केस ले लेती है। जैसे एक मैंने अखबार में पढ़ा था, एक बार एक जज क्या था, एक ट्रैफिक में फंस गया था। जब वो ट्रैफिक में फंस गया ना तो गाड़ी से निकला, गाड़ी से निकलने के बाद वहीं बैठ गया और उस केस को स्वतः संज्ञान ले लिया कि ट्रैफिक क्यों लग रहा है, ठीक है, उस चीज़ को लेके। तो ये जजों का जो है इसमें न्यायाधीश का न्यायपालिका मनमानापन भी देखा जाता है, ठीक। निर्वाचित संस्था नहीं है कोर्ट, इसलिए लोगों का जो सामान्य इच्छा है उसका प्रतिनिधित्व नहीं करती है। विशेषज्ञता का अभाव होता है। भाई कानून जब कानून बनाती है, कोई गाइडलाइन देती है, तो इनके पास कोई विशेषज्ञ तो होती नहीं है, विशेषज्ञता होती नहीं है। वो किसके पास होती है, वो कम विधायिका के पास होती है। तो विशेषज्ञता का अभाव होता है इनके पास।
संवैधानिक जनादेश के विरुद्ध है। क्यों? न्यायपालिका का कार्य न कानून की वैधता का परीक्षण करना, न कि स्वयं कानून बनाना। गैर जवाबदेही संस्था है। जवाबदेही संस्था कौन सी है? जनप्रतिनिधि यानी विधायिका, ठीक है, न कि कार्यपालिका। यही कारण है कि न्यायिक सक्रियतावाद न्यायिक अतिक्रमण में परिवर्तित हो जाता है, जिससे विधायिका और कार्यपालिका में विवाद उत्पन्न होता है, जैसे एनजैक के टाइम में हमने हाल फिलहाल में देखा था, है ना। आगे की राह क्या है? जुडिशियल एक्टिविज्म की शक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं है, इसलिए इसका प्रयोग बहुत सीमित रूप से करना चाहिए। दूसरा, सेपरेशन ऑफ पावर का कड़ाई से पालन करना चाहिए। तीसरा, न्यायिक संयम बरतना चाहिए, ठीक है। निसंदेह जो न्यायिक सक्रियतावाद है, इसमें समाज में लोक कल्याण और पूर्ण न्याय की स्थापना में योगदान दिया है, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हैं जिसके कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र का अतिक्रमण भी किया है। अतः न्यायिक सक्रियता का प्रयोग शक्तियों के पृथक्करण और न्यायिक संयम की सीमाओं में रहकर करना चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। बाकी जो टॉपिक रह गए अगली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।